तन्मय ने तुरंत सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, युवा स्वामी शिव, मैं अंधा था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हालांकि शान के मन में नाराजगी थी, लेकिन तन्मय को सिर झुकाए देखकर वह भी सीधा खड़ा नहीं रह सका। उसने भी झुककर कहा, मुझसे गलती हुई, कृपया क्षमा करें युवा स्वामी शिव। निकलो यहां से, रूपाली ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए तीखे स्वर में कहा। दोनों ने चुपके से अपनी किस्मत पर खुशी मनाई और तुरंत खिसकने की कोशिश की। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? शिवाय ने शांत लेकिन पत्थर जैसे ठंडे लहजे में पूछा। रूपाली के चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई। वह तीसरे राजकुमार की सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगी थी। राजधानी में हर कोई उन्हें रूपाली जी कहकर पुकारता था और उनका गहरा सम्मान करता था। उन्होंने सुलह करवा दी थी, फिर भी शिवाय नहीं माना। क्या वह जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था? शिवाय के भाव देखकर तन्मय और शान के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। अगर शिवाय और रूपाली के बीच अनबन हो जाए तो वे तुरंत अपना पलड़ा भारी कर सकते हैं। दूसरी ओर रियाद और सृष्टि शिवाय के इस रुख से चिंतित और परेशान हो गए। क्या युवा स्वामी शिव के कोई और निर्देश हैं? तन्मय ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा। वह भली भांति जानता था कि जितना आदर से बोलेगा उतना ही शिवाय अकड़ेगा और रूपाली की नाराजगी उतनी ही बढ़ेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, शिवाय ने सपाट आवाज में कहा, यह सब खत्म होने से पहले तुम दोनों को यहां 1 घंटे तक नाचना होगा। युवा स्वामी शिव, एक सम्मानित मनुष्य को मारा जा सकता है, अपमानित नहीं। शान चालबाजी में माहिर था। उसने तुरंत तन्मय के साथ मिलकर जानबूझकर अत्यंत आक्रोशित भाव प्रदर्शित किया। कौन विश्वास करेगा कि सृष्टि को नचाने का सुझाव सबसे पहले उसी ने दिया था? जैसी उम्मीद थी, रूपाली की नाराजगी और बढ़ गई। उसने पूरी घटना तो नहीं देखी थी, लेकिन अभी जो दिख रहा था उससे साफ था कि शिवाय बहुत आगे बढ़ रहा है। हालांकि शिवाय वह व्यक्ति था जिसके साथ तीसरे राजकुमार संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने कहा, युवा स्वामी शिव, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? शायद हम इन दोनों से कल आकर क्षमा मांगवाएं और उचित उपहार दिलवाएं। हम रूपाली जी के आदेश का पालन करेंगे। तन्मय और शान ने एक साथ आदरपूर्वक सिर हिलाया। भैया शिवाय, जाने दो इन्हें। रियाद और सृष्टि ने भी यही सलाह दी। शिवाय अविचलित रहा। उसके चेहरे पर न कोई उत्तेजना थी न क्रोध, बस एक शांत दृढ़ता। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं, बस आज यही नाच लो, हिसाब बराबर। हद मत करो, मुझे नहीं लगता तुम किसी को मारने की हिम्मत रखते हो, शान ने उकसाने की नीयत से चिल्लाकर कहा। शिवाय के होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आई। शाही कानून लागू हैं, उल्लंघन की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन तुम दोनों तो बस मामूली शख्सियत हो। तुम्हारे लिए सबसे समझदारी यही है कि आज्ञाकारी बनो और चुपचाप अंजाम भुगतो, अन्यथा मैं तुम्हें नंगा करके 3 दिन और 3 रात इस सड़क के कोने पर सुखाने के लिए लटका दूंगा। युवा स्वामी शिव, रूपाली ने बीच में टोका। उसके सुंदर चेहरे पर स्पष्ट शीतलता झलक रही थी। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? शिवाय ने उसकी ओर देखा। हा, यह कैसे हो सकता है? एक लंबी गूंजती हंसी के साथ तीसरे राजकुमार स्वयं बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर एक शांत, सत्तापूर्ण मुस्कान थी। इन दोनों ने राजकुमार और भाई शिवाय की मुलाकात में देरी करने की धृष्टता की। इन्हें कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। तीसरे राजकुमार, तन्मय और शान दोनों एक साथ ठिठक गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शिवाय और तीसरे राजकुमार के बीच इतने घनिष्ठ संबंध होंगे। तभी शान को रूपाली की असली पहचान का पता चला और वह भीतर से कांप उठा। तीसरे राजकुमार, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी और जिन्हें भविष्य में सिंहासन विरासत में मिलने की भी संभावना थी। रूपाली तुरंत एक कदम पीछे हट गई और तीसरे राजकुमार के पीछे उनकी परछाई की तरह खड़ी हो गई।
तुम सबने शिवाय की बात सुन ली। तीसरे राजकुमार ने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, तो अब करो जो कहा गया है। यह किसी उच्च पदस्थ शख्सियत की आभा थी, जिसमें आदेश था, विनती नहीं। तन्मय और शान ने विरोध के संकेत दिए, लेकिन अंत में अवज्ञा करने का साहस नहीं जुटा पाए। अपमान की भावना से भरे हुए उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। भाई शिवाय पधारिए, तीसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने रुतबे को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से दो पुरुषों को कपड़े उतारते देखने के लिए नहीं रुकते। अगर मैं अपने दो मित्रों को भी साथ ले आऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, तीसरे राजकुमार ने खुलकर हंसते हुए कहा। शिवाय ने रियाद और सृष्टि की ओर देखकर कहा, अगर आप दोनों के पास फुर्सत हो तो साथ चलिए। सच में? रियाद और सृष्टि के दिल एक साथ जोर से धड़क उठे। वे तीसरे राजकुमार थे। अगर उनके साथ भोजन का अवसर मिल जाए तो राजधानी में उन्हें कौन आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा। शिवाय ने शायद यही सोचकर उन्हें बुलाया था, और यह जानकर वे कृतज्ञता से भर उठे। बिल्कुल, शिवाय ने सहजता से कहा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया शिवाय, बहुत बहुत शुक्रिया तीसरे राजकुमार। रियाद और सृष्टि दोनों ने उत्साह से भरी आंखों से कहा, यह इंसान राजधानी आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और पहले ही तीसरे राजकुमार का विशेष अतिथि बन गया है। यह वाकई अचंभे की बात थी। वे पांचों स्वर्ण मंडप के भीतर चले गए। बेचारे तन्मय और शान बाहर अपना कर्तव्य करते रहे। हालांकि तीसरे राजकुमार और बाकी सब वहां नहीं थे, फिर भी उन्होंने भागने की हिम्मत नहीं की। अगर तीसरे राजकुमार ने जांच की तो परिणाम और भी भयानक होते। दो वयस्क पुरुषों का सड़क पर इस तरह का प्रदर्शन इतना विचित्र दृश्य था कि देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। कितनी शर्मनाक बात है, सड़क पर ऐसा तमाशा। हे, अगर दो खूबसूरत महिलाएं होती तो यह कहीं ज्यादा दिलचस्प होता। छी, ये तो बिल्कुल दयनीय है। अगर इतने सारे लोगों के सामने खड़े हो तो कम से कम शर्म तो करो। क्या कोई इन्हें रोकेगा नहीं? अगर बच्चे देख लें तो? चारों तरफ से तानों और फप्तियों की बौछार होने लगी। तन्मय और शान लगभग रोने की कगार पर पहुंच गए। भाई तन्मय, अब हम क्या करें? शान ने उदास और बुझे हुए चेहरे से पूछा। इस बार केवल उसकी बेइज्जती ही नहीं हुई थी, उसके पूरे परिवार की नाक कट गई थी। घर में उसकी प्रतिष्ठा अब धूल में मिल चुकी थी। तन्मय के चेहरे पर जानलेवा क्रोध था। अगर शान ने उकसाया न होता तो उसकी यह दुर्दशा क्यों होती? वह शिवाय से नफरत करता था, लेकिन शान से उससे भी ज्यादा। आसपास खड़े लोग उन दोनों को देखकर हंसते और ठहाके लगाते रहे, और वे दोनों वहां खड़े अपनी किस्मत को कोसते रहे। स्वर्ण मंडप के भीतर प्रवेश करते ही शिवाय तन्मय और शान को पूरी तरह भूल गया। इन दो तुच्छ व्यक्तियों के प्रति वह कोई स्थायी द्वेष रखने वाला नहीं था। हां, अगर वे आज झुके न होते तो उन्हें निश्चित रूप से कहीं अधिक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते। तीसरे राजकुमार ने एक विला आरक्षित करवाया था और कई प्रतिष्ठित अतिथि पहले से वहां उपस्थित थे। शिवाय को देखकर उन सभी की जिज्ञासा जाग उठी और वे आपस में उसकी पहचान के बारे में अनुमान लगाने लगे। तीसरे राजकुमार ने न केवल रूपाली को उसका स्वागत करने भेजा था, बल्कि स्वयं भी बाहर आए थे। यह कोई साधारण बात नहीं थी। आइए, मैं सबका परिचय कराता हूं, तीसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हैं भाई शिवाय, गुरु भास्कर के परम मित्र और गुरु वृषभान के भी अत्यंत घनिष्ठ साथी। जब तीसरे राजकुमार को यह पता चला था कि शिवाय वास्तव में वृषभान का प्रतिनिधि है, तो वे स्वयं भी चकित रह गए थे। वर्षा साम्राज्य में केवल दो ही गहन स्तर के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ थे, और वे दोनों शिवाय के घनिष्ठ परिचित थे। यह जानकर तीसरे राजकुमार और भी सतर्क हो गए थे। हिस! कमरे में एक सामूहिक सांस की आवाज गूंजी। पीढ़ियों के घनिष्ठ मित्र, ये चार शब्द इतनी सहजता से कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? तीसरे राजकुमार को इतनी जल्दी शिवाय को अपने त्रुप के पत्ते के रूप में उजागर करने की क्या जरूरत थी? इसका कारण सीधा था। वह सिंहासन की होड़ के एक निर्णायक दौर में था। आज के भोज में जिन्हें आमंत्रित किया गया था,
वे सभी राजधानी के मध्यम वर्गीय परिवारों के प्रतिष्ठित वंशज थे। अगर वह उन्हें अपने पक्ष में कर ले तो यह इन परिवारों की स्वीकृति पाने के बराबर होता। इन परिवारों को कम मत आंकिए। सैकड़ों मध्यम आकार के परिवार मिलकर भी आज भी पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। मुख्य बात यह थी कि 8 महान परिवार सदा अलग थलग रहते हैं। चाहे कोई भी राजकुमार सिंहासन पर बैठे, वे 8 शक्तिशाली कुल अपनी जगह पर बने रहते हैं, न आगे बढ़ते हैं न पीछे हटते हैं, बल्कि हर नए सम्राट को ही उन 8 कुलों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि वे राष्ट्र के असली स्तंभ हैं। इसीलिए तीसरे राजकुमार के लिए 8 महाशक्तिशाली परिवारों को अपने पक्ष में करना असंभव था। उन्होंने अपना सारा ध्यान मध्यम श्रेणी के परिवारों पर केंद्रित किया। आज केवल 30-40 लोग ही क्यों थे? क्योंकि बाकी मध्यम वर्गीय परिवार पहले ही प्रथम राजकुमार और 7वें राजकुमार के खेमे में जा चुके थे। जो बचे थे वे संशय में थे, सर्वोत्तम प्रस्ताव की प्रतीक्षा में। और यह भी सच था कि जिन परिवारों ने गलत पक्ष चुना, उन्हें सिंहासन के तय होने के बाद निश्चित रूप से बहिष्कार झेलना पड़ेगा और अंततः अपमानित होकर राजधानी छोड़नी पड़ सकती है। यह सुनकर कि शिवाय वास्तव में 2 शीर्ष श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञों का घनिष्ठ परिचित है, कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह तो कमाल है। रसायनज्ञों का दर्जा सर्वोच्च होता है और वे सत्ता संघर्षों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि शिवाय और तीसरे राजकुमार के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध हैं। क्या इसका अर्थ यह था कि तीसरे राजकुमार को 2 महारथी रसायनज्ञों का मौन समर्थन प्राप्त है? हे भगवान, यह तो अविश्वसनीय है। इन 2 शक्तिशाली हस्तियों के समर्थन से भले ही वर्षा साम्राज्य में सिंहासन के लिए पहले से कोई उत्तराधिकारी तय हो, उन्हें अब पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कहीं ऐसा न हो कि नए सम्राट के राज में ये दोनों महारथी असहयोगी हो जाएं। तीनों राजकुमार सिंहासन के लिए होड़ में थे और तीसरे राजकुमार को पहले से थोड़ी बढ़त हासिल थी। अब 2 शक्तिशाली हस्तियों के अचानक समर्थन की संभावना से उनकी जीत लगभग तय लगने लगी। यह सोचते ही कमरे में मौजूद युवा अचानक बेहद उत्साहित हो उठे और उनका रवैया काफी नरम पड़ गया। असल में वे मन ही मन थोड़े अकड़े हुए थे। आखिर तीसरे राजकुमार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी। तीसरे राजकुमार की इस नई ताकत को जानने के बाद वे खुद पहल करके आगे आने लगे। एक गहन स्तर का उच्च श्रेणी का रसायनज्ञ और ऊपर से कुछ विशेष औषधियां भी मिल जाएं तो कोई भी पागल हो जाए। तीसरे राजकुमार ने यह सब देखा और उनके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। वह ठीक यही देखना चाहते थे। वर्तमान सम्राट गद्दी त्याग कर साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और संभवतः 5 वर्षों के भीतर ही नए सम्राट की घोषणा कर देंगे। इसीलिए तीसरे राजकुमार को जल्दी कदम उठाने थे। हा हा हा, सब लोग चलो पीते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना शराब का प्याला उठाया और पल भर में बाकी सबने भी उनका अनुसरण किया। तीसरे राजकुमार ने एक ही घूंट में अपना प्याला खाली कर दिया और स्वाभाविक रूप से किसी की भी हिम्मत नहीं थी हुई कि अपने प्याले में शराब छोड़े। सबने एक साथ अपने प्याले खाली किए। तीसरे राजकुमार के मन में गहरा गर्व और आत्मसंतुष्टि थी। अभी तो वे स्वर्ण मंडप में थे, लेकिन भविष्य में वे शाही दरबार में होंगे और कहीं अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक होंगे। सेविकाओं ने सबके लिए और पेय परोसे। स्वर्ण मंडप इतना महंगा इसीलिए था। यहाँ की सेविकाएं न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि असाधारण शालीनता और कुशलता भी रखती थीं। कुछ तो ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र की साधना भी रखती थीं। उनकी सेवा में एक अजीब विजय का भाव था जो पुरुषों को भीतर से छू जाता था। शिवाय उस रात के सबसे चमकदार व्यक्तित्वों में से एक था। उसके दोनों तरफ 2 सुंदरियां बैठी थीं। दोनों ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में साधना रखती थीं। गौर करने वाली बात यह थी कि वे मुश्किल से 20 वर्ष की थीं, फिर भी इस स्तर तक पहुंच चुकी थीं। उनकी प्रतिभा निःसंदेह असाधारण थी,
लेकिन इसके लिए संसाधनों का भारी निवेश भी जरूरी रहा होगा। इन दोनों सुंदरियों ने कठोर प्रशिक्षण लिया था। वे शिष्टता से बोलती थीं, उनका व्यवहार अत्यंत सुंदर था। उनकी सबसे प्रशंसनीय क्षमता यह थी कि वे दूसरे के मन को पढ़ सकती थीं। जैसे ही शिवाय किसी व्यंजन की ओर देखता, वे समझ जातीं और तुरंत उसे परोस देतीं। ऐसे माहौल में युवा अपना संयम खो बैठते हैं और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन शिवाय का चरित्र ऐसा था कि उसने अनगिनत सुंदरियां देखी थीं और उनमें से किसी ने भी उसे विचलित नहीं किया था। वह निडर भाव से दोनों की सेवा का आनंद ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें निर्मल थीं। उनमें वासना का लेश मात्र नहीं था। यह देखकर तीसरे राजकुमार, जो उस पर ध्यान दे रहे थे, कि मन में उसके प्रति सम्मान और गहरा हो गया। उन्हें तो यह भ्रम होने लगा कि वे किसी 16-17 वर्षीय युवक को नहीं, बल्कि किसी ऐसे परम अनुभवी को देख रहे हैं जिसने अनेक कठिनाइयां पार की हों और अनगिनत महान दृश्य देखे हों। दो महान रसायनज्ञों के समर्थन की संभावना से शिवाय स्वाभाविक रूप से सबकी कृपा दृष्टि का केंद्र बन गया। लेकिन शिवाय ने उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वह कभी कभार तीसरे राजकुमार रियाद और सृष्टि से कुछ शब्द बोल लेता और बाकी समय खाने में व्यतीत करता। यह स्वाभाविक भी था। अपने पिछले जन्म में वह रसायन शास्त्र का सम्राट था। इन छोटे मोटे अहंकारी लोगों से उलझने में उसे कोई रुचि नहीं थी। किसी को भी शिवाय का यह रवैया असामान्य नहीं लगा, क्योंकि रसायनज्ञ स्वभाव से ही अभिमानी होते हैं और शिवाय में यह भाव न होता तो वह असामान्य लगता। ये देखकर कि शिवाय की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, सबने स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान रियाद और सृष्टि की ओर मोड़ लिया और उन्हें गर्मजोशी से घेर लिया। रियाद और सृष्टि के मन में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई। थोड़ी देर पहले एक छोटे परिवार का युवा मालिक उन्हें अपमानित करने की हिम्मत कर रहा था और अब मध्यम वर्गीय परिवारों के कई युवा स्वामी उनसे मित्रता के लिए होड़ लगा रहे थे। दोनों ने शिवाय को कृतज्ञ नजरों से देखा। यह सब उसी की वजह से संभव हुआ था। यह देखकर कि शिवाय केवल खा पी रहा है और बगल में बैठी सेविकाओं से हल्की फुल्की बातें कर रहा है, तीसरे राजकुमार ने पूछा, भाई शिवाय, क्या ये दोनों सुंदरियां आपको पसंद नहीं आई? यह सुनकर दोनों सुंदरियों ने एक साथ दुख भरे भाव प्रकट किए, इतने दयनीय कि यह जानते हुए भी कि वे नाटक कर रही हैं, कोई भी उनके लिए सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सका। हाँ, अगर भाई शिवाय को ये पर्याप्त नहीं लगती तो रूपाली को ही इनके साथ भेज दें, तीसरे राजकुमार ने अचानक कहा। रूपाली का सुंदर चेहरा पल भर में बदल गया। वह कांप उठी, उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। और यह नाटक नहीं था, वह सच में बहुत दुखी थी। उसने सोचा था कि तीसरे राजकुमार के दिल में उसका बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन वह तो बस एक मोहरा निकली जिसे किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता था। रियाद और सृष्टि की धड़कनें तेज हो गईं। रूपाली पहले कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली लगती थी और अब वह शिवाय के साथ पेय परोसने जा रही थी। यह अंतर वाकई चौंकाने वाला था। शिवाय मुस्कुराया और बोला, क्या रूपाली जी तैयार हैं? रूपाली का कोमल शरीर फिर से कांप उठा, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, रूपाली तैयार है। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, एक सज्जन व्यक्ति दूसरों की चीजें नहीं लेता। रूपाली जी तीसरे राजकुमार की विश्वस्त हैं, उन्हें तीसरे राजकुमार के साथ ही रहना चाहिए। रूपाली के मन में तुरंत आभार की एक लहर उठी। हालांकि वह तीसरे राजकुमार के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन इस विपत्ति से बच निकलने पर शिवाय के प्रति उसकी सद्भावना स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। साथ ही तीसरे राजकुमार के बारे में उसे एक नई कठोर समझ मिली। सिंहासन के सामने हर कोई महज एक मोहरा है। जो आंखें मूंद कर उनका अनुसरण करता है, उसका अंतिम भाग्य क्या होगा? वह कुछ हैरान परेशान सी हो गई। हा, तीसरे राजकुमार, थोड़ी देर हो गई, क्या मैं अंदर आकर 2 शब्द बात कर सकता हूं? तभी बाहर से एक स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज आई और उसमें एक ऐसी शक्तिशाली आभा थी जो हवा को भी भारी कर दे। तीसरे राजकुमार के चेहरे पर एक क्षणिक बदलाव आया और वे झट से बोल पड़े, लोकेश। शिवाय ने लोकेश का नाम कई बार सुना था,
सेवन विंड्स माउंटेन पर वापस आने के बाद रमन से मुलाकात हुई थी और तभी पहली बार लोकेश का नाम सुना था, जिसकी रियाद और बाकी सब ने खूब तारीफ की थी। बाद में वॉन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान उसका नाम बार बार लिया गया। वह इतना प्रतिभाशाली था कि नील और वामित जैसों को भी पीछे छोड़ सकता था। टाइगर सन एकेडमी पहुंचने पर पता चला कि इस व्यक्ति की ताकत सच्चे शिष्यों में शीर्ष 10 में शुमार थी और उसके पास 3 मुख्य शिष्यों को चुनौती देने की भी योग्यता थी। रमन के प्रभाव के कारण टकराव तो होना ही था। आज आखिरकार वह वक्त आ गया। हा भाई लोकेश, जब भी आप आएंगे मैं पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करूंगा, तीसरे राजकुमार ने हंसते हुए बाहर की ओर जोर से कहा। एक झटके के साथ एक आकृति आंगन में उतरी। लंबा पतला कद, चमकीली आंखें, सिर पर घने काले बाल। उसका शरीर मानो किसी दिव्य आभा से घिरा हुआ था, जिसमें से एक हल्की चमक निकल रही थी जो देखने वाले को अनायास ही मोहित कर लेती। शिवाय की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। जीवन प्रवाह क्षेत्र का 7वां स्तर। चंद्र नव वर्ष से पहले यह व्यक्ति जीवन प्रवाह क्षेत्र के केवल 3रे स्तर पर था। मात्र 2 महीनों में 4 छोटे स्तर एकाएक कैसे चढ़ गया, यह तो शिवाय से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से कोई अविश्वसनीय संसाधन प्राप्त किए होंगे, वरना शिवाय के पास तो पहले से ही चलता फिरता औषधालय है, दिव्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं और उत्कृष्ट साधना तकनीक का सर्वोत्तम संयोजन है। स्तर उन्नति के मामले में उसे कौन पछाड़ सकता है। वर्षा साम्राज्य की युवा पीढ़ी में लोकेश का नाम पर्याप्त ख्याति रखता था और कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। दिव्य मंच क्षेत्र में प्रवेश कर वर्षा साम्राज्य का मार्शल आर्ट महारथी बनने की उसमें प्रबल संभावना थी। भाई लोकेश, तीसरे राजकुमार खड़े हो गए और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हालांकि उनकी साधना शिवाय से कहीं अधिक थी, फिर भी उनके पास शिवाय जैसी पिछले जन्म की दिव्य शक्ति नहीं थी। इतनी दूरी से वे लोकेश का सटीक साधना स्तर नहीं भांप सकते थे। वैसे भी कौन हर वक्त दूसरे की साधना का स्तर आंकता रहता है। तीसरे राजकुमार, लोकेश ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कमरे में सब पर नजर घुमाते हुए कहा, मैं आज यहां 2 कारणों से आया हूं। पहला, तीसरे राजकुमार को प्रणाम करने। दूसरा, मैंने सुना है कि वह खलनायक जिसने मेरे भाई को फंसाया और उसे एकेडमी से लगभग निष्कासित करवा दिया, वह भी यहां है। बोलते बोलते उसकी नजर शिवाय पर जा टिकी। साफ जाहिर था कि उसने पहचान लिया। तीसरे राजकुमार एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ आया। लोकेश स्पष्ट रूप से बदला लेने आया था। समस्या यह थी कि यह भोज उन्होंने ही आयोजित किया था और लोकेश सीधे यहां हंगामा करने घुसा। यह कितना अपमानजनक था। वे लोकेश का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन आखिर वह एक मार्शल आर्टिस्ट ही था। उसकी साधना का स्तर उनसे ऊंचा भी नहीं था। लोकेश में उन्हें केवल उसकी भविष्य की क्षमता ही आकर्षित करती थी। पृष्ठभूमि की बात करें तो कुमार परिवार केवल जीवन प्रवाह क्षेत्र का है और स्वयं लोकेश जीवन प्रवाह क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। उसे उनका अनादर करने का साहस किसने दिया? तीसरे राजकुमार की नजर में 2 महान रसायनज्ञों के संबंधी शिवाय लोकेश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। इसलिए उन्होंने शिवाय का पक्ष लेने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, भाई लोकेश, जब तुम्हारे भाई वाली घटना हुई मैं वहां मौजूद था। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दरअसल तुम्हारे भाई ने ही भाई शिवाय को फंसाने की कोशिश की थी। शिवाय ने भौहें चढ़ाईं। लोकेश के शब्दों एकेडमी से लगभग निष्कासित का अर्थ था कि रमन अभी भी एकेडमी में है। क्या गड़बड़ हुई? वे उस घटना में रमन को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन योजना उल्टी पड़ गई और अब रमन को वापस खींच लाने के बाद लोकेश भी प्रकट हो गया। लोकेश ने ठंडे लहजे में कहा, एकेडमी ने जांच की है और पता चला है कि यह सब उत्कर्ष की गलती थी। उसने वह बैच चुरा लिया जो मैंने रमन को उधार दिया था और मुझे पूरा शक है कि उत्कर्ष ने शिवाय के साथ मिलकर मेरे भाई को फंसाने की साजिश रची। धिक्कार है, क्या तुम इतनी बेशर्मी से झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते? यह सब स्पष्ट रूप से रमन का रचा हुआ था, तो लोकेश पीड़ित कैसे बन गया?
सही और गलत पूरी तरह से उलट गए हैं। शिवाय अविचलित रहा। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और इस दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही एकमात्र सत्य है। हालांकि उसे जो बात हैरान कर रही थी वह यह थी कि लोकेश जीवन प्रवाह क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था। तो वह इतना निर्भीक क्यों था? यह ध्यान देने योग्य था कि यद्यपि लोकेश ने आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, फिर भी वह वर्षा साम्राज्य का नागरिक था और अब भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह शाही सत्ता से मुक्त हो सके। इसके लिए कम से कम दिव्य मंच क्षेत्र चाहिए था, और खिलते फूल क्षेत्र हो तो वह नश्वर दुनिया से परे हो जाता। लोकेश इतना मूर्ख तो कभी नहीं होना चाहिए। तीसरे राजकुमार को भी हैरानी हुई कि लोकेश ने उनके विरुद्ध जाने की हिम्मत कैसे की। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या हो सकता है कि लोकेश ने प्रथम राजकुमार या 7वें राजकुमार का साथ दिया हो, इसीलिए वह इतना निडर था? लेकिन एक साधारण प्रजा ने उनके सामने ही उनसे बहस करने की हिम्मत की। यह उकसावा बर्दाश्त से बाहर था। लोकेश, सोच समझ कर बोलो। उनकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरा गंभीर हो गया और लहजे में राजसी अधिकार का भाव स्पष्ट झलक रहा था। जब शाही क्रोध भड़कता है तो हजारों मील तक उसकी आंच पहुंचती है। हालांकि तीसरे राजकुमार अभी सम्राट नहीं बने थे, फिर भी वे राज्य की शक्ति को सीमित हद तक केंद्रित कर सकते थे, और इससे उनकी उपस्थिति एक महाशक्ति जैसी हो जाती थी जो दूसरों में भय उत्पन्न करती। तीसरे राजकुमार, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं वचन देता हूं कि उसे जान से नहीं मारूंगा। लोकेश ने जरा भी भय नहीं दिखाया और सीधे एक शर्त रख दी। पूरा कमरा एक साथ आक्रोश से भर गया। क्या लोकेश पागल हो गया है? सामने तीसरे राजकुमार हैं, टाइगर सन एकेडमी के सर्वोत्कृष्ट छात्र, वर्तमान राजवंश के राजकुमार, जिनके पास अपार शक्ति है। लोकेश की इतनी हिम्मत! अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के बावजूद यह सुनकर तीसरे राजकुमार के चेहरे पर हल्की हलचल आई। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने क्रोध को दबाया और शांत स्वर में कहा, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। क्या तीसरे राजकुमार उस व्यक्ति को सौंपना नहीं चाहते? लोकेश के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। क्या तुम मेरे सामने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तीसरे राजकुमार की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उनका गुस्सा अब वास्तविक था। दुराचारियों को पकड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या तीसरे राजकुमार इसे छुपाना चाहते हैं? लोकेश एक कदम आगे बढ़ा। तीसरे राजकुमार से उसे रत्ती भर भी डर नहीं था। बेशर्म! रूपाली कांपते हाथों से उछल पड़ी। उसके दोनों हाथों में चमकता हुआ नीला खंजर था। वह लोकेश की ओर दौड़ी। नीली रोशनी नाचती हुई अनगिनत तलवारों की परछाइयां बना रही थी, मानो प्रकाश का एक पर्दा हो। महज एक चाल! लोकेश ने गुस्से से कहा और एक मुक्का जड़ दिया। उसका मुक्का इतना शक्तिशाली था मानो कोई विशाल पहाड़ नीचे दबा रहा हो। मुक्का पड़ते ही रूपाली का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसके घने काले बाल बेतहाशा उड़ने लगे, मानो कोई तूफान उठाया हो। भयंकर टकराव! इससे पहले कि मुक्का ठीक से लग पाता, रूपाली एक प्रचंड बल से हवा में उछल गई और हवा में रहते हुए ही उसके शरीर से खून की एक धार छिटक पड़ी। सब स्तब्ध रह गए। लोकेश ने सच में हाथ उठाया। क्या वह पागल था या उसके पास कोई अद्भुत तुरुप का पत्ता था? बेकार! तीसरे राजकुमार के मुंह से अनायास ही निकल गया। वे पहले से ही क्रोध में थे और अपनी विश्वस्त को एक ही मुक्के में धराशायी होते देख वे खुद पर नियंत्रण खो बैठे। रूपाली को यह शब्द किसी तीखी चोट की तरह लगे। उसका कोमल शरीर एक बार फिर कांप उठा और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। लोकेश की जलती नजरें शिवाय पर टिक गईं। उसने ठंडे कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं हमेशा से बहुत साहसी रहा हूं। शिवाय ने शांत भाव से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? लोकेश ने बाकी सबसे बेखबर होकर कहा, यहां तक कि उसने तीसरे राजकुमार की उपस्थिति को भी गंभीरता से नहीं लिया। तीसरे राजकुमार बुरी तरह कांप रहे थे। वे अपना आपा खोने ही वाले थे। क्या तुम्हारी हिम्मत है? शिवाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। लोकेश ने एक पल गंभीरता से सोचा और बोला, अभी तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अभी हिम्मत नहीं,
इसका मतलब बाद में करोगे? सब लोग मन ही मन झुंधला उठे। क्या इस आदमी को पता नहीं कि शिवाय के पीछे दो महारथी रसायनज्ञ खड़े हैं? यहां तक कि वर्तमान वर्षा सम्राट को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। अगर डर लग रहा है तो यहां से निकल जाओ, शिवाय ने डांटते हुए कहा। यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपना सुंदर चेहरा दिखाने आए हो? हा 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 हा। तीसरे राजकुमार को अचानक बेहद खुशी हुई और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लोकेश अविचलित रहा और बोला, तुमने मेरे निकम्मे भाई को कई बार पीटा है, आज मैं उसका बदला लेने आया हूं। एक पिटाई ही तुम्हारे लिए काफी है। आगे चलकर मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाऊंगा, सबकी नजरों में तुम्हें बेदखल करूंगा और फिर तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसका लहजा अविश्वसनीय रूप से शांत था, मानो भविष्य में उसके पास सचमुच कोई सर्वोच्च शक्ति हो जो राजधानी में इच्छानुसार किसी की भी हत्या करने में सक्षम हो। लोकेश, बस करो। तीसरे राजकुमार खड़े हुए और गुस्से से भरी आंखों से उसकी ओर बढ़े। राजधानी में किसी को मारने की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी धृष्टता हद से बाहर है। मैं तुम्हें पकड़कर जेल भेज दूंगा ताकि तुम अपने कर्मों का हिसाब चुका सको। ओह, क्या तीसरे राजकुमार स्वयं मुझे दंड देना चाहते हैं? लोकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं लंबे समय से तीसरे राजकुमार की सम्राट मुष्टि तकनीक का प्रशंसक रहा हूं। आज स्वयं इसका अनुभव करना चाहता हूं। सबने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो पक्का पागल है। लेकिन लोकेश के साहस की तारीफ किए बिना भी नहीं रह सके। पूरी राजधानी में कितने लोग तीसरे राजकुमार का सीधे सामना करने की हिम्मत रखते हैं? 8 महान परिवारों की सबसे श्रेष्ठ कुलीन महिलाओं में भी इतना साहस नहीं था। तुम्हें जल्द ही वह मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तीसरे राजकुमार ने मुट्ठियां भींच लीं और ऊर्जा की धाराएं उनके शरीर के चारों ओर प्रवाहित होने लगीं। यह किसी राष्ट्र की शक्ति थी। शाही परिवार के सदस्य, यहां तक कि समानांतर शाखा से नील जैसे लोग भी राष्ट्र की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अंतर केवल शक्ति की मात्रा में होता है, लेकिन सार रूप में वे एक समान हैं। किसी राष्ट्र की शक्ति का लाभ उठाकर स्वयं को सशक्त बनाने और विरोधी को दबाने से युद्ध क्षमता 2 से 3 सितारों तक बढ़ाई जा सकती है। तीसरे राजकुमार मूल रूप से जीवन प्रवाह क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। राष्ट्र की शक्ति के उपयोग से उनकी युद्ध क्षमता कम से कम 10 सितारों तक पहुंच गई। मार्शल कौशल और मुष्टि ऊर्जा का बोनस मिला दो तो 11 सितारे तो निश्चित थे। तीसरे राजकुमार के पूर्ण प्रयास का सामना करते हुए लोकेश ने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। उसने अपना तिरस्कार पूर्ण भाव त्यागा और सतर्क हो गया। दोनों के बीच माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। हमले का इशारा हो चुका था। हे, मेरे स्वर्ण मंडप में तुम दोनों का यह व्यवहार थोड़ा अनुचित लगता है ना? एक मधुर आवाज गूंजी और एक आकर्षक आकृति उड़ती हुई आई। वह एक खूबसूरत और प्रभावशाली महिला थीं। चेहरा मोहक, काया सुडौल और उनकी उपस्थिति में एक ऐसी गरिमा थी कि देखने वाला अनायास ही नतमस्तक हो जाए। यह व्यक्तित्व किसी को भी अपराध करने से रोक सकता था। मैडम सुनयना, तीसरे राजकुमार ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। ये स्वर्ण मंडप की मालकिन थीं। भला कोई साधारण व्यक्ति राजधानी में इतने भव्य प्रतिष्ठान का संचालन कैसे कर सकता है? लोकेश ने भी अपनी लड़ने की भावना वापस ले ली और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम मैडम सुनयना। मैडम सुनयना ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मैं आप दोनों समकालीन प्रतिभाओं से इस तरह के भव्य सम्मान की हकदार नहीं हूं, लेकिन स्वर्ण मंडप के अपने नियम हैं। यहां लड़ाई करना मना है। अगर आप दोनों लड़ना चाहते हैं तो कृपया बाहर जाइए। हाँ, जब मैडम ने ऐसा कह दिया है तो मैं कैसे दुस्साहस कर सकता हूं। लोकेश ने फिर से हाथ जोड़े और शिवाय की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। वह मुड़ा और तीसरे राजकुमार को बिना कोई सम्मान दिए चला गया। शिवाय और तीसरे राजकुमार दोनों जानते थे लोकेश की यह नफरत रमन की वजह से थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस आदमी के पास ऐसा कौन सा त्रुप का पत्ता है जो उसे तीसरे राजकुमार का भी विरोध करने की हिम्मत देता है। लोकेश के जाने के बाद माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ गया और किसी का भी शराब पीने या मौज मस्ती करने का मन नहीं रहा।
तीसरे राजकुमार ने भोज समाप्त कर दिया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शिवाय अभी आंगन से बाहर ही निकले थे कि पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, शहद से निचोड़ी हुई, मनमोहक। युवा स्वामी शिव, क्या आप थोड़ी देर बातचीत के लिए आना चाहेंगे? मैडम सुनैना थीं। शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक। उन्होंने रियाद और सृष्टि को पहले वापस जाने को कहा और खुद मैडम सुनैना के साथ चल दिए। युवा स्वामी शिव, कृपया। मैडम सुनैना उन्हें एक एकांत आंगन में ले गईं, जहां भरपूर फूल खिले हुए थे और वातावरण बेहद सुकून भरा था। क्या मैं आपसे कुछ सलाह ले सकता हूं महोदया? शिवाय बैठ गए। तभी एक बेहद खूबसूरत युवती ने सुगंधित चाय परोसी। यह युवती पिछली सेविकाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उसकी हर मुस्कान और हर भाव में एक जादुई आकर्षण था जो देखने वाले के दिल को छू जाए। वह साहसी भी थी। मैडम सुनैना के पीछे खड़ी होकर वह उत्सुक निगाहों से शिवाय को देख रही थी। पूरी राजधानी में बहुत कम लोग इस विला में प्रवेश कर सकते थे और उनमें से हर एक कोई न कोई दिग्गज होता था जिसकी एक एक चाल से राजधानी कांप उठती। तो यह उससे 1-2 साल छोटा दिखने वाला लड़का यहां कैसे पहुंचा? और उसके चेहरे पर जरा भी तनाव या हैरानी नहीं। यह बात उसे और भी हैरान कर रही थी। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि युवा स्वामी शिव ने 2 महान रसायनज्ञों का विश्वास जीत लिया है। मैडम सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है भविष्य में मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़े और इसीलिए मैं आपसे अच्छे संबंध स्थापित करना चाहती हूं। वे काफी स्पष्टवादी थीं। यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया स्वीकार करें, युवा स्वामी शिव। मैडम सुनैना ने उस युवती को सिर हिलाकर इशारा किया। युवती ने एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मेज पर रख दिया। शिवाय ने बातचीत में देरी नहीं की और तुरंत डिब्बा खोल दिया। अंदर लाल ब्रोकेड की एक परत थी और उसके ऊपर हाथों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले कवच रखे थे, काफी पुराने, और उनमें से एक प्राचीन आभा झलक रही थी। शिवाय ने हाथ बढ़ाकर उन्हें धीरे से सहलाया, आंखें थोड़ी मूंद लीं। थोड़ी देर बाद बोला, मैडम सचमुच बहुत उदार हैं। यह उपहार मैं इसके लायक नहीं हूं। ओह, मैडम सुनैना ने जिज्ञासा से पूछा, क्या युवा स्वामी शिव को इन कवचों का उद्देश्य पता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उपयोगकर्ता की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इसका प्रभाव एक सितारे तक पहुंच सकता है, शिवाय ने कहा। युद्ध शक्ति में एक सितारे की वृद्धि, यह कोई साधारण बात नहीं थी। अधिकांश लोग केवल अपने स्तर के अनुरूप ही युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार युद्ध शक्ति का सितारा मान अपने स्तर से अधिक हो जाए तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्तर से परे लड़ सकता है। इसीलिए शिवाय ने कहा कि मैडम सुनैना की यह पहल बेहद भव्य थी। पहली ही मुलाकात में इतना अनमोल उपहार, भले ही मैडम सुनैना स्वभाव से उदार हों, यह तो असाधारण था। युवा स्वामी शिव सचमुच ज्ञानवान हैं, मैडम सुनैना ने कहा। हाँ, इन्हें नीलतारा कवच कहते हैं। सक्रिय होने पर यह युद्ध शक्ति को एक सितारे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन सटीक मात्रा उपयोगकर्ता और कवच के बीच की अनुकूलता पर निर्भर करती है। शिवाय ने डिब्बा बंद किया और सीधे पूछा, महोदया, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल है। मैडम सुनैना के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। कृपया बोलिए महोदया, अगर मैं यह कर सकता हूं तो निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा, और अगर नहीं कर सकता तो यह उपहार स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, शिवाय ने शांत भाव से कहा। पास खड़ी मीना हैरान रह गई। इन कवचों का प्रभाव सुनने के बाद भी यह लड़का इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या यह सच में कोई किशोर है? यह तो किसी बूढ़े और कठोर अनुभवी आदमी जैसा दिखता है। मैडम सुनैना मुस्कुराई और बोली, चूंकि मैंने यह काम युवा स्वामी शिव से मांगा है तो यह ऐसा काम होना ही चाहिए जो वे कर सकें। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने पीछे खड़े विशेषज्ञ से चेतना गोली बनवाने में मेरी मदद करें। चेतना गोली? शिवाय थोड़ा चौंका। क्या मैडम के कोई ऐसे परिचित हैं जो अचेतन अवस्था में हैं? आपको कैसे पता चला? मैडम सुनैना अचानक खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर अत्यधिक उत्साह झलक रहा था। चेतना गोली एक उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय गोली है, लेकिन यह पृथ्वी स्तरीय गोली के बेहद करीब है और इसे बना सकने वाले गहन स्तर के उच्च श्रेणी रसायनज्ञ बहुत कम हैं।
मैडम सुनयना ने एक बार भास्कर और वृषभान से इसे बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन दोनों ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं। अब जब शिवाय केवल गोली का नाम सुनकर ही उसके उद्देश्य का अनुमान लगा सका, तो मैडम सुनयना यह मानने से कैसे चूकती कि शिवाय के पीछे कोई और भी महारथी खड़ा है, भास्कर और वृषभान से भी अधिक शक्तिशाली, एक सर्वोच्च कोटि का रसायनज्ञ। स्वर्ण मंडप में जो कुछ हुआ था वह उनकी नजर से नहीं बचा था। इसीलिए जब पता चला कि शिवाय का उन दो महान रसायनज्ञों के साथ गहरा संबंध है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि पीछे कोई और भी जरूर होगा, अन्यथा भास्कर और वृषभान उसके साथ जुड़ने की हिम्मत कैसे करते। यही सोचकर वे शिवाय से संबंध स्थापित करने और उस छिपे हुए उस्ताद से चेतना गोली बनवाने की संभावना तलाशने पर दृढ़ हो गई थीं। बस एक अनुमान, शिवाय ने शांत भाव से कहा। वह स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं बताएगा कि वह अपने पिछले जन्म में स्वयं रसायन विद्या का सम्राट था। ऐसी कौन सी औषधि थी जो उसने पहले कभी न देखी हो, न सुनी हो। वह जितना शांत दिखता था, मैडम सुनयना की नजरों में उसका रुतबा उतना ही ऊंचा होता जाता था। इसे ही तो असली आत्मविश्वास कहते हैं। युवा स्वामी शिव, क्या आपके पीछे खड़े गुरु को यह चेतना गोली बनाने का पूरा भरोसा है? मैडम सुनयना ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हां, शिवाय ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल कुछ दिन पहले तक वह इतना आश्वस्त नहीं होता। यह गोली लगभग पृथ्वी स्तरीय थी, जबकि वह केवल उच्च श्रेणी की पीली गोलियां ही बना सकता था। लेकिन उस विचित्र अग्नि के साथ जुड़ने के बाद वह पृथ्वी स्तर से नीचे की सभी गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। रसायन विद्या के पूर्व सम्राट का यही तो फायदा था। सच में खुशी इतनी अचानक आई कि मैडम सुनयना को अवास्तविकता का आभास हुआ। हां, शिवाय ने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी। मैडम सुनयना ने झुककर अभिवादन किया। उनकी मोहक आंखें आंसुओं से भर उठीं। शिवाय ने कहा, सामग्री दे दीजिए, 3 दिन में टाइगर सन एकेडमी आकर ले जाइएगा। 3 दिन? 10 वर्षों से परेशान करने वाली समस्या का समाधान सिर्फ 3 दिनों में? मैडम सुनयना आश्चर्यचकित और हैरान थीं। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मीना, सामान ले आओ। जी मैडम। पास खड़ी मीना ने तुरंत उत्तर दिया। मीना एक अनाथ थी जिसे मैडम सुनयना ने गोद लिया था और बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला था। कुछ ही देर में मीना एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लेकर आई, पहले वाले से काफी बड़ा। तो अब चलता हूं। शिवाय ने बक्सा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं गाड़ी भेजकर युवा स्वामी को वापस पहुंचाती हूं। मैडम सुनयना ने इशारा किया और दोनों बक्से ले लिए। शिवाय के हाथ में इतना भारी सामान असुविधाजनक होता। शिवाय के पास वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी थी, लेकिन मैडम सुनयना के सामने इसका उपयोग वह नहीं कर सकता था। उसने सिर हिलाकर कहा, तो आपको तकलीफ दूंगा मैडम? युवा स्वामी बड़े दयालु हैं। एक बड़ी समस्या हल होने की खुशी में मैडम सुनयना के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल उठी। मीना, युवा स्वामी शिव को सुरक्षित पहुंचा दो। जी महोदया, मीना ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मीना के साथ शिवाय स्वर्ण मंडप से निकल पड़ा। प्रवेश द्वार पर एक रथ पहले से ही खड़ा था। रथ जिस जानवर से जुड़ा था वह शुद्ध सफेद रंग का था। माथे पर हिरण के सींग, एक मेघ मृग अश्व। ये कोई साधारण जानवर नहीं था, राक्षसी प्रजाति का था। बहुत शक्तिशाली नहीं, लेकिन अपने आकर्षक रूप के कारण इसे सवारी के रूप में उपयोग किया जाता था और यह बेहद महंगा होता था। रथ का भीतरी हिस्सा और भी आलीशान था। मुलायम गद्देदार सोफे, ताजे फल और उत्तम पेय। यात्रा के दौरान विलासिता की कोई कमी नहीं। युवा स्वामी शिव, कृपया, मीना ने कहा। वह शिवाय के बारे में बेहद उत्सुक थी। इतना युवा लड़का उस समस्या को कैसे हल कर सकता था जो वर्षों से अनसुलझी थी। शिवाय रथ में दाखिल हुआ, नील तारा कवच निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगा। मीना एक तरफ बैठी थी और उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। वह बेहद खूबसूरत थी। देखने वाला हर आदमी उसे निहारता था, लेकिन इस लड़के का ध्यान सिर्फ उन कवचों पर था। ठीक है, कवच कीमती हैं, लेकिन वे तो पहले से ही उनके थे, जब चाहे देख सकते थे। लेकिन क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई भी देख सकता था?
कितना मूर्ख लड़का है। शिवाय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस लड़की के मन में उसने एक अजीब सी जगह बना ली थी। वह कवचों को ध्यान से देख रहा था, हथेली से उन पर बने निशानों को सहला रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। जादुई कलाकृतियों का उद्देश्य आमतौर पर युद्ध शक्ति बढ़ाना होता है, लेकिन वे अपनी अंतर्निहित शक्ति के बल पर यह करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कलाकृति में हिम शक्ति समाहित हो तो सक्रिय होने पर वह हजारों मील तक बर्फ जमा देगी। यह सीधे युद्धकर्ता की शक्ति नहीं बढ़ाती, लेकिन ये नील तारा कवच सीधे युद्ध शक्ति को 1 सितारे तक बढ़ा सकते थे। यही बात शिवाय को आकर्षित कर रही थी। अगर इसका रहस्य समझा जाए और इसे सीधे शरीर के भीतर काम करने योग्य बनाया जाए तो यह और भी शक्तिशाली हो सकता है। वह एक उच्च कोटि के साधक की तरह शांत और संयमित बैठा रहा, सामने बैठी खूबसूरत लड़की से बिल्कुल बेखबर। मीना के सुंदर चेहरे पर अनजाने में एक झुंझलाहट उभर आई। ये तो हद है। अचानक सब कुछ बदल गया। रथ बीच से फट गया, मानो किसी तेज रोशनी ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया हो। राजधानी में यह हिम्मत किसकी थी? शिवाय और मीना दोनों पलटते रथ से एक साथ कूदकर जमीन पर मजबूती से उतर गए। कोचवान बाल बाल बचा और उसने मेघमृग अश्व और आधे टूटे रथ को कुछ दूर ले जाकर रोक दिया। दोनों ने ऊपर की ओर देखा। एक युवक दीवार पर खड़ा था, हाथ में चाकू, और उससे एक दबंग भयावह आभा निकल रही थी। लोकेश! शिवाय, मैंने कहा था ना, आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। वह मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था और उसकी दमनकारी आभा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यह वह किस्म का इंसान था जिसे नियम तोड़ने में आनंद आता है। शिवाय ने मन ही मन सोचा, पिछले जन्म में मैं भी ऐसा ही था, किसी भी नियम से बंधा नहीं, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शक्ति थी। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली दिव्य लोक विशेषज्ञों में मेरी गिनती थी। लोकेश कोई मूर्ख नहीं था। पहले उसने तीसरे राजकुमार का सीधे सामना किया था और अब खुलेआम रास्ता रोककर रथ को काट दिया। यह महज अहंकार नहीं था, इसके पीछे कोई ठोस आत्मविश्वास था। लोकेश, तुमने हद पार कर दी, मीना ने गुस्से से कहा। क्या तुम मैडम सुनयना को जरा भी सम्मान नहीं दोगे? यह स्वर्ण मंडप को खुली चुनौती है। मैंने मैडम सुनयना को पहले ही सम्मान दे दिया है, लोकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसीलिए मैंने स्वर्ण मंडप के भीतर कोई कदम नहीं उठाया और जानबूझकर यहां इंतजार किया। वह सक्षम था, प्रतिभाशाली था और धैर्यवान भी। ऐसे इंसान से निपटना वाकई कठिन काम था। शिवाय ने मन ही मन सोचा, सच कहूं तो वह कुछ हद तक लोकेश की प्रशंसा भी करता था, लेकिन दोनों के मिलने से पहले ही वे एक दूसरे के विरोधी बन चुके थे। यह टकराव तय था। अपने पिछले जीवन में अरबों लोकेश मिलकर भी उसे एक नजर में नहीं हरा सकते थे, लेकिन अभी शिवाय सतर्क हो गया। जीवन प्रवाह क्षेत्र के 7वें स्तर में पल भर में उसे मार डालने की क्षमता थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं। लोकेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान दमनकारी शक्ति से भरी हुई थी। लोकेश! मीना ने जोर से चिल्लाया। यह हद से बाहर था। इन लोगों में से कोई भी स्वर्ण मंडप को गंभीरता से नहीं ले रहा था और यह उसे बर्दाश्त से बाहर था। लोकेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे अपनी तलवार से हवा में वार किया। एक झटके के साथ ऊर्जा की एक धार उग्र अजगर की तरह चारों ओर फैल गई। तलवार की ऊर्जा की शक्ति साधना स्तर के अनुसार बदलती है। शिवाय का अनुमान था कि उसकी 6 तलवारों की संयुक्त शक्ति भी इस एक वार के 10वें हिस्से के बराबर नहीं थी, लेकिन उसके स्वभाव में बिना लड़े हार मानना था ही नहीं। शिवाय ललकारा और हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। 6 तलवार ऊर्जाएं एक साथ मुक्त कर दी। भीषण टकराव। एक ही प्रहार में वह 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके बाएं हाथ में रखा बक्सा उड़ गया, लेकिन दाहिने हाथ में लंबी तलवार की पकड़ मजबूत बनी रही। एक तलवारबाज के लिए तलवार ही सब कुछ है। उफ! उसने मुंह भरकर खून थूका और नीचे देखा तो छाती पर एक गहरा घाव था। खून तेजी से बह रहा था, लेकिन अमर दिव्य शास्त्र का प्रभाव पहले से ही घाव पर काम करने लगा था। धीरे धीरे घाव भरने लगा। लोकेश की आंखों में सावधानी का भाव झलक उठा। 6 तलवारों की ऊर्जा,
तुम्हारी शक्ति मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है और तुम्हारा शरीर भी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के साधारण साधक से कहीं अधिक मजबूत है। मेरा इरादा तो तुम्हें इस वार से गंभीर रूप से घायल करने का था। फिर भी उसका लहजा शांत था, मानो सब कुछ नियंत्रण में हो। शिवाय ने मुंह के कोने से खून पोंछा, गर्व से खड़ा हुआ, लंबी तलवार लहराई और बोला, मैं मानता हूं कि अभी तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें पछाड़कर अपने पैरों तले रौंदने में मुझे शायद आधा साल भी नहीं लगेगा। हा 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 हा। लोकेश एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा और सिर हिलाया। तुम्हारी प्रतिभा वाकई असाधारण है, उसने कहा। 6 तलवार ऊर्जाएं एक साथ, यह क्षमता तुम्हें वाकई खतरनाक बनाती है, लेकिन तुम्हें अगले 6 महीने जीने का मौका नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। चाहे तुम वर्षा साम्राज्य के महल में भी छिप जाओ, मैं तुम्हें घसीट कर बाहर निकालूंगा और अपनी तलवार से खुद मार डालूंगा। एक तरफ मीना पूरी तरह अवाक थी, उसके मन में दोनों ही पागल थे। लोकेश कितना शक्तिशाली है, फिर भी शिवाय ने कहा कि वह 6 महीने में उसे पछाड़ देगा, और लोकेश तो उससे भी आगे बढ़ गया। महल में छिपे तो भी घसीट कर मारूंगा। यह कितनी घोर विद्रोही सोच है। ओह, तो आओ मुकाबला करो। मुझे वर्षा साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली शक्ति का अनुभव करने दो। शिवाय का जोश चरम पर था। उसके पास एक त्रुप का पत्ता था, वह रहस्यमयी अग्नि। अगर कोई उस अग्नि से नजदीकी संपर्क में आ जाए तो आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के लोगों की भी निश्चित मृत्यु हो जाती। मुझे उकसाओ मत, मैंने कह दिया है कि आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। चाहे तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, कुछ नहीं बदलेगा। लोकेश ने शांत भाव से कहा और फिर तलवार से वार किया। तलवार की ऊर्जा लहरा उठी, उसकी शक्ति भयावह थी। भीषण टकराव। शिवाय एक बार फिर हवा में उछल गया, लेकिन इस बार वह बेहतर तैयारी के साथ था। उसकी लंबी तलवार हवा में लहराई और वार की ताकत 50% से अधिक कम हो गई। वह उछला जरूर और खून भी निकला, लेकिन चोटें पहले से कहीं कम गंभीर थीं। लोकेश हैरान हो गया। मैंने बस एक ही वार किया था और तुमने मेरी तलवार की गति पकड़कर बड़ी चतुराई से उसे मोड़ दिया। तुम सच में असाधारण प्रतिभा हो। उसने एक पल रुककर सोचा, अब मैं दुविधा में हूं। क्या मुझे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जो भविष्य में मेरे लिए खतरा बन सकता है, अभी ही खत्म कर देना चाहिए? अंतिम शब्द बोलते समय उसने अपने हत्यारे इरादे को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। शिवाय ने बाएं हाथ को हल्के से झटका, किसी भी पल रहस्यमयी अग्नि छोड़ने के लिए तैयार। यही अभी उसका सबसे शक्तिशाली घातक प्रहार था। लोकेश दीवार से कूदकर नीचे उतरा और शिवाय की ओर तेजी से बढ़ा। उसका हर कदम भूकंप जैसा था। मीना चौंक गई, फिर उसे एहसास हुआ कि जमीन असल में नहीं हिल रही थी। उसका दिमाग लोकेश की भारी आभा से अनजाने में प्रभावित हो रहा था। यह आदमी कमाल का है। फिर भी वह साहसपूर्वक आगे बढ़ी और लोकेश के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि शिवाय का संबंध चेतना गोली के निर्माण से था, जो मैडम सुनैना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला था। वह शिवाय की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। रास्ते से हट जाओ, शिवाय चिल्लाया। उसे किसी लड़की की जान की कीमत पर बचना मंजूर नहीं था। मैडम सुनैना की खातिर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लोकेश ने बायां हाथ घुमाया और एक जोरदार वार से मीना पलक झपकते ही एक तरफ जा गिरी। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर और जीवन प्रवाह क्षेत्र के 7वें स्तर के बीच यही फर्क होता है। लोकेश शिवाय की ओर बढ़ता रहा, चेहरा भावहीन, पढ़ने में असंभव। यह बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है, हमला करेगा या मार डालेगा। शिवाय अत्यंत सतर्क था। यह प्रतिद्वंद्वी साधारण नहीं था। अरे, यह युवती तो बड़ी खूबसूरत है, क्या मैं इसे जरा पास से देख सकता हूं? तभी अचानक एक आवाज गूंजी और एक आकृति प्रकट हुई, जो मीना को हवस भरी निगाहों से देख रही थी। हाथ नूडल्स की तरह लहरा रहे थे। मीना चौंक गई और जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढककर एक कदम पीछे हट गई। अगर वहां नहीं तो कूल्हे भी चलेंगे, उस आदमी ने समझौते के अंदाज में कहा, मानो वह बड़ा उदार हो। यह आदमी देखने में कोई 20 साल का था। बदसूरत नहीं, लेकिन सुंदर भी नहीं।
सड़क पर मिलने वाले सबसे साधारण लोगों जैसा। चेहरे पर एक कामुक मुस्कान थी और वह मीना के सुडौल शरीर को देखकर ललचा रहा था। मीना और पीछे हट गई। अच्छी बहन, डरो मत, उस आदमी ने नेक भाव से कहा। मैं बस थोड़ा सनकी हूं, बुरा इंसान नहीं। छी, एक सनकी आदमी इतना आत्मतुष्ट कैसे हो सकता है? लोकेश की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह यह नहीं भांप पाया था कि यह आदमी कहां से प्रकट हुआ, और अब उसकी असली शक्ति का भी कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। इससे उसके मन में गहरी आशंका जाग उठी। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? उसने पूछा। बदसूरत आदमी, मुझसे बात मत कर, उस आदमी ने मीना से आंखें हटाए बिना कहा। फिर मीना की ओर मुड़कर बोला, छोटी बहन, तुम्हारे कपड़ों के नीचे कौन सा रंग है? मीना का चेहरा लाल हो गया। लोकेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम इस लड़के का बचाव करने यहां आए हो? तुम बकबक बंद करोगे या नहीं? उस आदमी ने लोकेश की तरफ मुड़कर देखा। एक और शब्द बोला तो तुम्हें और भी बुरी तरह पीटूंगा। फिर मीना की तरफ मुड़कर गर्व से बोला, लड़की, मेरा नाम गोपाल है। मैं सुंदरता और शालीनता की मिसाल हूं और पूरी तरह एक सनकी इंसान। उसने यह बात ऐसे गर्व से कही मानो सनकी होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। लोकेश के चेहरे के भाव बदले और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, मैं तुम्हारी ताकत की परीक्षा लूंगा। तलवार घुमाई और गोपाल पर निशाना साधा। भीषण टकराव। गोपाल ने हमले का जवाब देने के लिए एक मुक्का मारा। किसी को नहीं पता था कि उसने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मुक्का मारते ही उसका हाथ पूरी तरह काला हो गया, मानो काले लोहे का बना हो। दप्पम वह जब वह लंबी तलवार से टकराया तो चिंगारियों का एक गुबार फूट पड़ा। इस टकराव के बाद दोनों कुछ कदम पीछे हटे। चेहरों पर सतर्कता झलक रही थी। तुम जीवन प्रवाह क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो गए, है ना? लोकेश ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, वरना मेरा यह वार तुम झेल ही नहीं पाते। गोपाल ने हैरानी से कहा, बदसूरत आदमी, तुम देखने में तो बिल्कुल भी विलक्षण नहीं लगते, फिर तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है? लगता था उसकी नजर में हर शक्तिशाली इंसान को विलक्षण दिखना जरूरी था। लोकेश ने चिढ़कर कहा, चालबाजी बंद करो। तुम्हारे सम्मान में इस बच्चे को मैं अभी के लिए छोड़ देता हूं। बदसूरत आदमी, अचानक ये क्या बोल रहे हो? गोपाल ने घृणा से देखा। मुझ जैसा खूबसूरत इंसान भला ऐसे बदसूरत आदमी को कैसे जानेगा? फिर मीना की ओर मुड़कर बोला, लड़की, मुझे लगता है तुम्हारी पोशाक थोड़ी छोटी पड़ रही है। क्या मैं तुम्हारा नाप लेकर नई पोशाक सिल दूं? उसने हाथ बढ़ाकर फिर से उसकी ओर झुकने का नाटक किया। मीना इतनी घबराई कि बार बार पीछे हटती रही। लोकेश ने गोपाल को गौर से देखा। वर्षा साम्राज्य में इतने युवा और शक्तिशाली साधक के बारे में उसने पहले कभी क्यों नहीं सुना था। वह दृढ़ निश्चयी था। बिना कुछ और कहे मुड़ा और चला गया। तुम सच में सनकी हो, धन्यवाद, शिवाय ने गोपाल की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मीना का रंग उड़ गया। किसी का खुद को सनकी कहना एक बात है, लेकिन किसी दूसरे का ऐसा कहना बिल्कुल अलग। कहीं गोपाल और भड़क न जाए। तुम्हारा तो स्वाद लाजवाब है, गोपाल ने अंगूठा ऊपर करके कहा। तुमने पहचान लिया कि मैं सच में सनकी हूं। मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। मीना को खांसी आ गई। कौन नहीं बता सकता कि तुम सनकी हो? इसमें गर्व करने लायक क्या है? सनकेपन को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता, यह बात तय थी। आप वर्षा साम्राज्य से तो नहीं हैं? शिवाय ने गोपाल की ओर देखते हुए थोड़ा सोचकर पूछा। क्या अभी आपने काली लौह मुष्टि का इस्तेमाल किया था? हूं? तुम्हें काली लौह मुष्टि के बारे में कैसे पता? गोपाल चौंक गया। यह उसके संप्रदाय की गुप्त तकनीक थी, और फिर भी वर्षा साम्राज्य के एक युवक ने उसे पहचान लिया। यह सचमुच अविश्वसनीय था। उसने शिवाय को हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या तुम भी सनकी हो? शिवाय के होंठ फड़फड़ाए। इस सनकी से बात करने का एकमात्र तरीका यही था कि उसकी भाषा में बात की जाए। वह हंसा और बोला, काली लौह मुष्टि की विशेषताएं तो स्पष्ट ही हैं। सक्रिय होने पर हाथ काले लोहे जैसा हो जाता है और साधना स्तर बढ़ने के साथ साथ इसकी शक्ति भी बढ़ती जाती है।
यह निश्चित रूप से उसी स्तर के अन्य आध्यात्मिक हथियारों से कम शक्तिशाली नहीं है। गोपाल के चेहरे के भाव कई बार बदले और अंत में खुशी झलकी। उसने कहा, तुम सच में कमाल के हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप वर्षा साम्राज्य में क्या कर रहे हैं? शिवाय ने वही सवाल फिर किया। मेरे गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि यहां एक गुप्त खजाना जन्म लेगा, गोपाल ने कहा। इसलिए मैं यह देखने आया था कि बिना कुछ किए कुछ मिल जाए। मुझे आपको निराश करने का खेद है, शिवाय ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन कुछ समय पहले एक प्राचीन स्थल का पता चला था। उसके साथ उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियां भी मिली थीं, लेकिन अब वह स्थल गायब हो चुका है। अरे बाप रे, पूरी यात्रा बेकार गई। गोपाल ने निराशा में अपना सीना पीटा और बेहद हताश दिखाई दिया, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खैर, इस यात्रा में एक और अजीब इंसान से मिलना तो हुआ, यही काफी है। शिवाय को पसीना आ गया। केवल तुम्हारी सनक विलक्षण है। मेरा नाम शिवाय है और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सनकी नहीं हूं। हा हा, तुम तो बड़े आत्मजागरूक हो। गोपाल खुद पर बेहद खुश था। फिर उसने आह भरी और सिर हिलाया। अफसोस, यह अवसर तो हाथ से निकल गया। मुझे साधना जारी रखने के लिए पहाड़ पर वापस जाना होगा। कृपया जाइए, कृपया जाइए। शिवाय और मीना दोनों ने ऐसे हाथ हिलाए मानो वे किसी अनचाहे मेहमान को विदा कर रहे हों। इस सनकी को कोई नहीं संभाल सकता था। तो जा रहा हूं, गोपाल ने कहा। विदाई की कोई जरूरत नहीं, शिवाय और मीना ने एक साथ कहा। गोपाल कुछ कदम चलने के बाद रुक गया, पीछे मुड़ा और मीना की ओर देखकर बोला, हे लड़की, क्या सच में नाप नहीं लेने दोगी? निकल जाओ। मीना ने उंगली उठाई और जान से मारने की इच्छा को मुश्किल से दबाया। लगता है मेरी सनक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई, गोपाल ने बुदबुदाते हुए कहा। इस बार जब पहाड़ पर लौटूंगा तो गुरु को भी पीछे छोड़कर सबसे बड़ा सनकी बनने का पक्का इरादा है। इतना कहकर वह हवा में उछला और अंधेरी गली में गायब हो गया। दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें वाकई कई अजूबे हैं, शिवाय ने इत्मीनान से कहा। मीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोकेश ने स्वर्ण मंडप के रथ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। वापस जाकर मैं मैडम को जरूर बताऊंगी और एकेडमी पर दबाव डलवाऊंगी ताकि उसे कड़ी सजा मिले। शिवाय ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है आप निराश होंगी। लोकेश ने जरूर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क साधा होगा। एकेडमी उसे दंडित नहीं करेगी, अन्यथा वह तीसरे राजकुमार को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। राजधानी में प्रतिष्ठा के मामले में तीसरा राजकुमार मैडम सुनैना से कम नहीं था। मीना अब भी गुस्से में थी। उसने कोचवान को बुलाया और वे दोनों स्वर्ण मंडप लौट गए। शिवाय ने लकड़ी का बक्सा अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। मैडम सुनैना से वादा किया था और उनसे लाभ भी प्राप्त किया था। स्वाभाविक रूप से वादा निभाना था। यात्रा इस बार सुचारू रूप से पूरी हुई और वह टाइगर सन एकेडमी लौट आया। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कुछ खास अच्छी नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लोकेश ने सड़क पर हमला किया, लेकिन राजसी सेना का कहीं कोई अता पता नहीं था। या तो वे प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे थे या जानबूझकर हिलना नहीं चाहते थे। खैर, पहले चेतना गोली बनाई जाए। उसने गोली बनाना शुरू किया। अपने पिछले जीवन की क्षमताओं के कारण लगभग पृथ्वी स्तरीय गोलियां बनाना उसके लिए कठिन नहीं था, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। उस रहस्यमयी अग्नि पर पूर्ण नियंत्रण रखना अभी भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रसायन विद्या के सम्राट के लिए यह केवल ध्यान देने वाली बात थी, असंभव नहीं। सामग्रियां छांटने और परिष्कृत करने में शिवाय की तकनीकें सहज धारा की तरह प्रवाहित हो रही थीं। अगर भास्कर और वृषभान वहां होते तो वे निश्चित रूप से दंग रह जाते। शिवाय की गति उनके सामने प्रदर्शन करने की तुलना में कई गुना अधिक थी। शिवाय पहले लोगों को बहुत अधिक नहीं चौंकाना चाहता था। धमाका, रहस्यमयी अग्नि भयंकर रूप से भड़क उठी और तापमान उसकी क्षमता से कहीं अधिक हो गया। शिवाय को पसीना आने लगा, लेकिन अत्यधिक तापमान के कारण पसीना तुरंत सूख गया, त्वचा फटने लगी और निर्जलीकरण के लक्षण दिखने लगे। सौभाग्य से उसका शरीर
चट्टान जैसा मजबूत था। इतने उच्च तापमान को झेलना उसके लिए संभव था। आधे घंटे बाद अचानक उसके हाथों पर अलग अलग रंगों की 3 ज्वालाएं प्रकट हुईं। त्रिअग्नि प्रज्वलन, उसकी विशेष तकनीक। गोली तैयार है, वह दिल खोलकर हंसा। भट्टी का ढक्कन उठाया और अंदर झांका। चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। यह रहस्यमयी अग्नि सच में असाधारण है। पृथ्वी स्तर के करीब की गोली बनाना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन न केवल मैं सफल हुआ बल्कि यह 16वें सितारे के स्तर तक भी पहुंच गई। यह मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। उसने एक लंबी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जीवन में इतने रसायनज्ञ रहस्यमयी लौ प्राप्त करने के लिए पागल रहते थे। यह वाकई बेहद मददगार है। अगर मैं और भी अलग अलग ज्वालाओं के साथ जुड़ सकूं तो मेरी बनाई गोलियों की गुणवत्ता और भी ऊंची नहीं हो जाएगी। शिवाय ने भावुक होकर आह भरी। अपने पिछले जीवन में वह रसायन विद्या के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने कभी किसी रहस्यमयी अग्नि के साथ विलय करने के बारे में नहीं सोचा था। अब लग रहा था कि यदि वह दोबारा उस शिखर पर भी पहुंच जाए तो भी यह रहस्यमयी अग्नि उसके लिए अत्यंत सहायक होगी। भविष्य में जब भी कोई और रहस्यमयी ज्वाला दिखे, उसे अनदेखा नहीं करना। अब नहा लो। पहले गोलियां परिष्कृत करने के बाद उसके शरीर पर बहुत सारी धूल और राख जम गई थी। वह थका हुआ था और हालांकि शिवाय सफाई को लेकर बहुत सजग नहीं था, फिर भी इतनी असुविधा सहना मुश्किल था। उसने रसोई में पानी उबाला और कई बर्तन उबालने के बाद उसे कमर तक ऊंची एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी में डाल दिया। शिवाय ने कपड़े उतारे और बाल्टी में उतर गया। गर्म पानी से पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। गोलियां बनाते समय वह काफी झुलस गया था और त्वचा लगभग पूरी तरह सूख गई थी। अब गर्म पानी की नमी मिलते ही त्वचा तुरंत चिकनी और कोमल हो गई। यह बदलाव नग्न आंखों से भी स्पष्ट दिख रहा था। आगे क्या करना है, यह सोचते हुए उसने आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। राजधानी में वह पहले से ही काफी सफल था। रसायन शास्त्र के 2 दिग्गजों का विश्वास जीत लिया था और बिना किसी दंड के कार्रवाई कर सकता था, लेकिन लोकेश की वापसी ने परिस्थितियां अत्यंत अस्थिर कर दी थीं। यह इंसान बिल्कुल उसकी तरह नियमों को गंभीरता से नहीं लेता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे पक्ष के पास भी ऐसा कोई त्रुप का पत्ता होना चाहिए जो उसे नियमों की अवहेलना करने की अनुमति दे। यदि वह अभी जीवन प्रवाह क्षेत्र में होता तो लोकेश से भयभीत न होता, लेकिन ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर जीवन प्रवाह क्षेत्र अभी भी बहुत दूर था। मुझे लगा था कि मेरी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन लगता है अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, क्या मुझे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक्यूपंक्चर का सहारा लेना पड़ेगा? लेकिन यह तो प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा है। भविष्य की क्षमता का अत्यधिक दोहन हो जाएगा। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, इसका इस्तेमाल न करना ही बेहतर है। जीवन में यह मौका एक ही बार मिलता है। इसे उस वक्त के लिए बचाकर रखो जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। लोकेश के शब्दों के अनुसार 3 महीने तक मैं अपेक्षाकृत सुरक्षित हूं। मेरी वर्तमान प्रगति दर को देखते हुए 3 महीनों में जीवन प्रवाह क्षेत्र तक पहुंचना संभव है, यहां तक कि 7वें या 8वें स्तर तक भी। उस समय लोकेश से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वह मार्तंड थोड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अपना निजी शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन यहां छोड़ने के बाद उसने मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की। उस बूढ़े आदमी का रवैया समझ से परे है। नहीं, मुझे बस अपनी ताकत बढ़ानी है। जब मैं काफी मजबूत हो जाऊंगा तो कोई भी योजना या चाल बेकार हो जाएगी। चरमराहट के साथ रसोई का दरवाजा खुला। एक सुंदर आकृति अंदर आई। नीतू थी। वह दबे पांव चल रही थी, मानो कुछ गलत कर रही हो। उसकी चमकदार निगाहें पूरे कमरे में घूमी और जब उसने लकड़ी के टब से एक सिर बाहर निकला देखा तो वह जम सी गई। वह सो चुकी थी, लेकिन भूख लगी तो कुछ खाने उठी और यहां यह नजारा। रंगे हाथों पकड़े जाने की शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। आह! एक पल बाद वह चीखी और अपने हाथों से चेहरा ढक लिया।
मुड़ी और चिल्लाते हुए भागी, तुम गंदे आदमी। शिवाय का चेहरा अजीब हो गया। यह उसका अपना घर था। उसने ऐसा क्या किया कि आधी रात को नहाना पड़ रहा था और उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था जैसे वह कोई विकृत इंसान हो। वैसे भी वह पूरी तरह टब में बैठा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? लेकिन उसके इस शोरगुल के बाद पानी में बैठे रहने की इच्छा ही खत्म हो गई। वह उठा, तौलिया उठाया, खुद को पोंछा और कपड़े पहनकर कमरे में वापस जाने की तैयारी करने लगा। अरे बदमाश, उठो मत, मुझे कुछ खाना चाहिए, छी। तभी नीतू वापस आ गई। वह इतनी तेज बोल रही थी कि बोलते बोलते अंदर घुस आई। अचानक मानो समय थम गया हो। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। आह! नीतू फिर से चीखी और बाहर भागी। तुम विकृत हो, गंदे विकृत। शिवाय ने अपनी ठुड्डी छुई। लकड़ी की बाल्टी उसकी कमर तक थी, नीचे सब ढका हुआ था। यह लड़की फिर क्यों शर्मा रही है? मैं विकृत मानसिकता वाला इंसान नहीं हूं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। गोपाल की याद आ गई। छोटी बच्ची, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसने जोर से कहा। मैं अभी कपड़े पहन रहा हूं, अगर दोबारा झांकने की हिम्मत की तो मारूंगा। और फिर शिवाय जल्दी से टब से निकला, खुद को पोंछा और कपड़े पहन लिए। बाहर नीतू का दिल हिरण की तरह धड़क रहा था। उसका सुंदर चेहरा गहरा लाल हो गया था। उसने गुस्से से पैर पटका। वह नीच बदमाश, अगर मैं थोड़ी और ताकतवर होती तो उसका सिर काट देती। उफ, बहुत गुस्सा आ रहा है। शिवाय के सुडौल ऊपरी शरीर की छवि उसके दिमाग में अटक गई थी, जिसे मिटाने की जितनी कोशिश करती उतना ही वह और गहरी होती जाती। शिवाय आराम से अपने कमरे में लौटा, चुटकी के अंडों पर एक नजर डाली। अपरिवर्तित लग रहे थे। फिर बिस्तर पर लेट गया और पल भर में गहरी नींद में चला गया। एक हल्की क्लिक की आवाज सुनाई दी, रात के सन्नाटे में बेहद स्पष्ट। शिवाय ने अचानक आंखें खोलीं। एक झटके में सीधा खड़ा हो गया, एक हाथ आगे और दूसरा तैयार। यह एक मार्शल आर्टिस्ट की सहज सतर्कता थी। लेकिन तुरंत ही एहसास हुआ कि यह आवाज किसी दुश्मन की नहीं, कमरे के एक कोने से आ रही थी। वह विशालकाय अंडा। चुटकी। कमरा अंधेरा था, बत्ती नहीं जल रही थी, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंडे के छिलके से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। छिलके पर मौजूद नसें मानो जीवंत हो उठी थीं, लगातार चमक रही थीं, धीरे धीरे स्पंदित हो रही थीं। क्या चुटकी अंडे से बाहर आने वाली है? शिवाय को एक अजीब अनुभूति हुई। यह छोटी लड़की किस जाति की थी? इसमें कोई शक नहीं था कि चुटकी का रूपांतरण उस जादुई औषधि के कारण हुआ था। इस दृष्टिकोण से उसे इससे बहुत लाभ हुआ होगा। यह एक सकारात्मक बदलाव था। यह तो बड़ी विचित्र बात है। क्या यह तितली की तरह हो सकता है? एक कैटरपिलर अंदर जाता है और एक तितली बाहर आती है? इसका जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। चटक चटक चटक। अंडे के छिलके पर बारीक दरारें दिखाई दीं। अंदर से एक तेज धड़कन सुनाई दी। स्पष्ट था कि चुटकी शीत निद्रा जैसी अवस्था में थी और शारीरिक परिवर्तनों के पूरे होते ही उसके शरीर की सभी क्रियाएं जागृत हो रही थीं। अन्यथा इस नन्ही बच्ची की भूख को देखते हुए अगर कई दिनों तक कुछ खाया पिया न होता तो वह बहुत पहले ही विद्रोह कर देती। इतने लंबे समय तक वह इतनी आज्ञाकारी कैसे रह सकती थी? धप धप धप। उसके दिल की धड़कन ढोल की थाप जैसी थी। शिवाय के चेहरे पर एक हल्का भाव बदला। अपने पिछले जीवन में उसने कई शक्तिशाली जातियों को देखा था और दिल की धड़कन किसी की जीवन शक्ति को दर्शाती है। इस नजरिए से देखें तो चुटकी निःसंदेह शीर्ष पर है। शिवाय की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अंडे से बाहर निकलने के बाद क्या उस छोटी लड़की के 2 सींग होंगे या पंखों की एक जोड़ी? अंडे के छिलके के भीतर एक तेज रोशनी टिमटिमाई और घूमती रही। एक छोटी मुड़ी हुई मानव आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। मांस,
एक जोरदार चीख के साथ छोटी आकृति ने अचानक अपने हाथ पैर फैला दिए और एक भयंकर झटके में अंडा चकनाचूर हो गया। टुकड़े उड़े और उनके बीच से एक छोटी लड़की प्रकट हुई।